श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युववाणी के इस खास अंक मार्गदर्शन में। मैं हूं अशोक पांडे और आज मार्गदर्शन में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, मीडिया के छात्र छात्राओं के लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल फिलहाल में देश में और दुनिया भर में तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें मीडिया की जिम्मेदारी वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर उन मसलों पर मीडिया ने जो तस्वीरें हमारे सामने प्रस्तुत की, प्रदर्शित की, उनको हम किस तरह से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनके माध्यम से जो घटनाओं की जानकारी है वो हम तक किस तरह से और किस रूप में पहुंचती है, इसमें मीडिया और उसके जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो भारतीय मीडिया का स्वरूप किस तरह से बदल रहा है और जो छात्र छात्राएं इस विषय को एक करियर ऑप्शन के रूप में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ईशान त्रिपाठी। आप बनारस के एक प्रतिष्ठित संस्थान में मास मीडिया के विशेषज्ञ के रूप में कई वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ईशान जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ईशान जी, जो विषय हमने चर्चा के लिए लिया है आज, विशेष करके हम चाहेंगे कि इस विषय पर युवाओं को मार्गदर्शित करें आप। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं? जहां तक हम लोग पत्रकारिता या मीडिया की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि 1780 में जब हिकी गजट जब निकला तो बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात न करते हुए यदि हम लोग 1780 से 2025 आज चल रहा है, लगभग 245 वर्षों के कालखंडों को हम लोग देखें तो भारतीय मीडिया ने, भारतीय पत्रकारिता ने बहुत लंबी यात्रा तय करी है। और शुरुआत में, जब इसके शुरुआती दौर में, जैसा हम सबको पता है कि यह मिशन के रूप में चली थी, चाहे वो हिक्की गजट हो या फिर उदंत मार्तंड के बाद बनारस से ही, अपने काशी से ही बनारस अखबार, फिर उसके बाद भारतेंदु बाबू की बहुत लंबी परंपरा चलती है जिसमें कि हरिश्चंद्र चंद्रिका, कई वचन सुधा और बाला बोधनी, ऐसे करके बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। और फिर 1920 के आसपास जो है, जब आज अखबार आता है, जहां पराड़कर जी और फिर महात्मा गांधी की पत्रकारिता भी दोनों ही समकालीन तरीके से साथ साथ चलती है। तो 1947 से 1950 तक के आसपास यदि हम आकलन करें, उसका विश्लेषण करें, तो हम निश्चित रूप से यह पाएंगे कि ये पूरी तरीके से मिशन पर आधारित पत्रकारिता थी। भारत आजाद होता है और बाजार बनने लगता है। बाजार की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी कुछ खूबियां होती हैं, वो दरअसल हम सभी को पता है कि वो डिमांड और सप्लाई के ही इक्वेशन पर, समीकरण पर चलता है। तो पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं रही। तो वह मिशन फिर धीरे धीरे एक तरह से प्रोफेशन में बदल गया। तो आने वाले कई वर्षों में 1950 के बाद बहुत परिवर्तन हुए। विज्ञापन का दायरा बढ़ा। खबरें पहले लिखी जाती थीं और जैसा अब कहा जाता है कि खबरें अब बिकती हैं, तो उसमें भी हमें एक नया दृष्टिकोण मिला। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज भी भारतीय पत्रकारिता कहीं न कहीं सामाजिक सरोकारिता से बहुत ही गहरे रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि पत्रकारिता में यदि सामाजिक सरोकार नहीं रहेगा तो फिर पत्रकारिता की आत्मा नहीं रहेगी। तो सामाजिक सरोकारिता उसी तरीके से जुड़ी हुई है। हाँ, यह जरूर है कि कुछ समयानुरूप उसमें परिवर्तन हुए हैं जो कि जरूरी भी थे। और इस तरह से भारतीय पत्रकारिता का जिसको हम कहते हैं मीडिया लैंडस्केप, वो दरअसल बदला हुआ है। आज के संदर्भ में चूंकि आपने आजादी के पूर्व से पत्रकारिता की चर्चा की शुरुआत की और काशी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काशी का कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है। तो आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं उस दौरान की जो पत्रकारिता थी, फिर आपने बताया कि उस पर विज्ञापन का भी असर आया, बाजारवाद ने अपना प्रभुत्व उस पर स्थापित किया और फिर खबरें छपती थी जनमानस के लिए, जन कल्याण के लिए, सूचनाओं के लिए। और फिर उस पर चूंकि बाजारवाद और विज्ञापन हावी होने लगा धीरे धीरे, तो खबरें बिकने भी लगी। तो मीडिया की जो जिम्मेदारी है, पत्रकार बंधुओं की जो जिम्मेदारी है, वो क्या है और आज के समय में किस हद तक वो फुलफिल हो रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बाजार का प्रभाव तो निश्चित रूप से पत्रकारिता पर आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमें यह मानना भी पड़ेगा कि
पत्रकारिता की अपनी कुछ चैलेंजेस हैं, उनके सामने अपने भी कुछ परेशानियां हैं। आज भी अगर हम लोग देखें तो जो श्रमजीवी पत्रकार हैं या ऐसे तमाम फ्रीलांसिंग में भी ऐसे बहुत से पत्रकार आज जो काम कर रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा जो एक प्रश्न चिन्ह जिसको हम बोल सकते हैं कि एक संकट है, वो यह है कि कोई एक हमारे पास एक वेज बोर्ड का न होना। तो इस वेज बोर्ड के न होने से कई विसंगतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम इन छोटी छोटी बातों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर थोड़ा सा इसको सरकार के द्वारा या समाज खुद के द्वारा या फिर जो कॉर्पोरेट हाउसेस जो आज मीडिया को चला रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी पहल करें तो इन विसंगतियों में बहुत आसानी से लगाम लगाया जा सकता है। और रही बात पत्रकारिता के आज के दौर की, तो निश्चित रूप से कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं। आज हम जैसे समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जेनजी आज सबसे ज्यादा जो है वो दरअसल जब मीडिया की हम लोग बात करते हैं तो उसमें उसका बहुत अच्छा उसका दखल है, और या ये कहें कि उसका बहुत जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। और आज जैसे हम बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे आपस में पढ़ते भी हैं कि एक समाचार से एक व्यक्ति की दूरी कितनी है, तो वह दूरी केवल एट द रेट ऑफ फिंगर टिप्स है, केवल वो फिंगर टिप्स की ही दूरी है कि मोबाइल फोन आज है तो निश्चित रूप से सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो गई हैं और वो हमारे पास आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज समाचार जो यात्रा कर रहा है वो तो बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे तथ्य पीछे छूटता जा रहा है। तो समाचार बगैर तथ्य वो उसी तरीके से है जैसे कि मनुष्य बगैर श्वास। तो तथ्यों का पीछे छूटना एक निश्चित रूप से एक बहुत ही एक चिंता की एक बात है, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे जो बीइंग ए मीडिया एजुकेटर भी मैं बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ी जो समस्या आ रही है वो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की। तो हमारे जो युवा साथी जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं जरूर बता दूं कि आप आज जो कंटेंट जो हम लोग आज जो देख रहे हैं वो कुछ सेकेंड और कुछ मिनटों के कंटेंट रहते हैं, तो उसके पीछे हमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को भी समझना पड़ेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन गेटिंग द फैक्ट्स रॉन्ग, कि जो गलत जो तथ्य है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, और डिस इन्फॉर्मेशन यदि जानबूझकर गलत तथ्यों को समावेशित किया जाए और उसको किसी मैलिस फीलिंग के साथ, किसी दुर्भावना के साथ यदि हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो वो डिस इन्फॉर्मेशन है। तो इन दोनों से ही बचना, इन दोनों से ही बचकर कहीं ना कहीं पत्रकारिता के लिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और बस यही बात दिमाग में रखनी है कि जो भी कुछ खबरें परोसें उसके पीछे हमें तथ्यों का समावेशन करना बहुत ही जरूरी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह के प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है जी, क्या वो प्रोफेशनल्स आपको नजर आते हैं आज के समय में? क्योंकि जो छात्र छात्राएं इस विषय के विशेषज्ञ बनकर के आगे बाजार में आ रहे हैं, इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए, अपनी नई राह ढूंढने के लिए, कई बार हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, दुनिया भर में उसकी चर्चा की गई, लेकिन तथ्यों को किस तरह से रखना है सामने, सही क्या है गलत क्या है। जैसे हमारे सेना के एक बड़े अधिकारी हैं, उनका बयान भी आया कि हम सीमाओं पर सिर्फ युद्ध नहीं कर सकते, बदलते हुए इस दौर में हम सीमाओं पर युद्ध जीत करके जीत हासिल नहीं कर सकते, हमें तथ्यों को सामने रखने का जो नजरिया है उस पर भी एक युद्ध लड़ना है। बार बार हमें लोगों को ये बताना था कि भाई क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की आपने चर्चा की, तो सूचनाएं बड़ी भ्रामक और बड़ी तेजी से आ रही थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस तरह के तथ्यों की, जहां पर युद्ध की बात हो, जहां पर इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशंस की बात हो, जहां पर आपदा की स्थिति हो, जहां कोई महामारी की बात हो, जहां पर भारत सरकार की किसी योजना का जिक्र हो, वहां पर तथ्यों को किस तरह से और किस विशेषज्ञता के साथ रखना है, इसमें जो विशेषज्ञ उस क्षेत्र के हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी है और उनको उस विषय का कितना ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा मैं इसका थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़े समय के लिए मैं जानना चाहूंगा, जो कि हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत जरूरी है समझना कि दरअसल यह कोई नई बात नहीं है कि सीमा पर जो युद्ध होते हैं वो केवल वेपन से होते हैं, हथियारों से होते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम जो वेपन से जो वॉर हो रहा है उसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉर भी साथ साथ चलते रहते हैं। और यह बात द्वितीय विश्व युद्ध से ही शुरू है। जो अमेरिका और इंग्लैंड और जो सहयोगी देश थे उन्होंने ऑफिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स 1941 में उन्होंने बनाया था, और यही ऑफिस ऑफ OFF
ऑफिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर बाद में कन्वर्टेड हुआ, इसका फिर से रीनेम किया गया ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन। तो वो जिसमें विल्बर श्रैम और तमाम ऐसे बड़े बड़े मीडिया और समाज शास्त्र के विज्ञानी वो वहां पर रहे। तो ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन का काम ही यही था कि जो भी सूचनाएं हैं युद्ध से संबंधित, उन सूचनाओं को सही तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से लोगों को भेजा जाए, ताकि जो देश का मोराल है वो भी डाउन ना हो। तो मेरा ये मानना है कि भविष्य और कुछ नहीं बल्कि वर्तमान का एक प्रसार होता है। तो आज भी जिस रूप में, जैसे कि आपने कई संदर्भ ऑपरेशन सिंदूर का भी दिया, तो निश्चित रूप से कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक सामूहिक जिम्मेदारी है हम सभी की, कि जो कुछ भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या इंस्टा पर या फिर और कहीं भी किसी भी रूप में हम कहीं भी कोई सामग्री डाल रहे हैं, तो उससे पहले फैक्ट को चेक कर लें, फैक्ट को एक बार देख लें। और ऐसे आज हमारे पास बहुत से ऐसे वेबसाइट्स भी हैं, ऐसे टूल्स भी हैं जिनके जरिए से, क्योंकि आजकल देखते हैं आपकी बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो कि वायरल कर दिए जाते हैं, कहते हैं कि ये तो अभी का ही है, पता लगता है कि वो 10 साल 20 साल पुराने वीडियो हैं। तो गूगल ने भी वो सुविधा दे रखी है कि जहां पर आप जाकर इन चीजों को, अपने तथ्यों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो युवाओं की ही नहीं बल्कि साथ साथ पत्रकारों की, मीडिया एजुकेटर्स की, हम सभी की यह सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी है कि तथ्यों को रखने से पहले एक बार तथ्य को एक बार देख लें, समझ लें, या फिर अगर ऐसी कुछ सूचनाएं जो संवेदनशील सूचनाएं हैं उनको तो पोस्ट करने से पहले आप पहले प्रायर कंसेंट ले लें, एक बार सहमति ले लें कि क्या इनको पोस्ट करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि हमने 26/11 में देखा कि किस तरह से मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले की भयावहता कुछ हद तक रुक सकती थी, लेकिन वहां पर कई मीडिया हाउसेज ने जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को सहूलियत मिली। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते, जिसको हम बोलते हैं कि एक पलायनवादी दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण हमें कहीं ना कहीं बहुत ही बाधा पहुंचाएगा और पत्रकारिता की जो मूल भावना है उससे वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता रहेगा। हम बात करें ट्रेडिशनल जो मीडिया था, जिनमें हम अखबारों की बात कर लें या टेलीविजन की बात कर लें या रेडियो की बात कर लें, इसके अतिरिक्त क्योंकि आपने कहा ये जेनजी का समय है, तो युवा बड़ी जोर शोर से, और सभी युवा, चाहे वो पत्रकारिता के छात्र छात्राएं हों या ना हों, आज के समय में मोबाइल फोन सभी के हाथ में है और हर आदमी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की भूमिका में है। कोई भी घटना या दुर्घटना कह लें, वो उसको रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पर तुरंत ही उसको पोस्ट कर देता है। तो एक फैक्ट चेक एक बहुत बड़ा जो कारक है जिसकी आपने चर्चा भी की, कि हम पहले उसको फैक्ट को चेक कर लें कि क्या इसे सोशल मीडिया पर डालना उचित है, नहीं है, सही है, गलत है, इसकी अपने स्तर से एक बार हमें जांच करनी चाहिए। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया का बोलबाला है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो कहीं पीछे छूट गया है सोशल मीडिया के इस दौर में, तो जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट परोसने वाले लोग हैं या सूचनाएं उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी संस्था से जुड़े हों या जैसे कि आपने कहा कि वो फ्रीलांसिंग करते हों, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दौर में जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उसकी बराबरी की लड़ाई और वो होड़ जारी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो संकट और जिसको हम कह सकते हैं कि जो चैलेंज है आज हमारे सामने, वह है सिटीजन जर्नलिज्म से, कि हाथों में मोबाइल फोन है और आज हर कोई पत्रकार है। तो ऐसे में अगर मोबाइल फोन है, आप पत्रकारिता या तथ्यों को आप परोस भी रहे हो, तो उसी समय यह बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप पत्रकार हैं और जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अगर आपके हाथों में मोबाइल है, स्मार्टफोन है और आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसी समय जो भी आप तथ्य परोस रहे हैं, जो कुछ परोस रहे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए। तो वायरल होने के इस दौर में बहुत जरूरी है कि हम केवल अपनी रीच को न बढ़ाएं केवल, या फिर केवल ऑडियंस एंगेजमेंट तक ही अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि जैसा मैंने पहले ही बोला कि पत्रकारिता बिना सामाजिक सरोकारिता के दम नहीं ले सकते। तो ऐसे में युवाओं के समक्ष या जो भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो भी तथ्य परोस रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लें और तथ्यों को इस तरीके से प्रस्तुत करें जो कि आमतौर पर हम लोग बोलते भी हैं कि दोनों पक्षों को वो दिखाए, वो पक्ष भी दिखाए और विपक्ष भी दिखाए। तो उन दोनों पक्षों को दिखाकर और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में एक बैलेंस फैक्ट को प्रस्तुत करें। ईशान जी, जो छात्र या छात्राएं इस विषय में विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं और आने वाले समय में वो एक करियर के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उनको किस तरह की
बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, किस तरह की विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, ताकि वो इस बदलते दौर में अपनी एक अलग छाप छोड़ सकें, अपनी एक अलग पहचान वो बना सकें। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आज हमारे पास, जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, तो आज हमारे पास बहुत से संसाधन उपलब्ध हैं और इन संसाधनों का आज का जो युवा है बहुत अच्छी तरह से उसका प्रयोग भी कर रहा है। वो चाहे वो कंटेंट क्रिएटर के रूप में हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में हो, तो नई नई तरीके से वो उन चीजों को यूज कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्कूल फिनोमिना, इट शुड नॉट बी चेंज्ड, ये बदलना नहीं चाहिए। वो है भाषा की एक कहीं ना कहीं जो दरकार है, जो लेखनी शैली है, जो लिखने की जो एक हैबिट है, जो आदत है, और भाषा पर जो पकड़ है, ये इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। यह बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को पत्रकारिता के खास तौर से विद्यार्थियों को समझना चाहिए। और जहां तक कंटेंट क्रिएशन की बात है, वीडियो व्लॉगिंग की बात है या फिर फोटोग्राफी की बात है, तो निश्चित रूप से इन सब में अपने अपने जो है एक अपने सरोकार भी हैं, इनमें अपने कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसमें जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम बात कंटेंट क्रिएशन की कर रहे हैं तो वहां पर भाषा का कोई विकल्प नहीं है। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से भी और यूथ से भी ये अपील करूंगा कि वह लाइब्रेरी जरूर जाएं, कम से कम महीने में या फिर 2 महीने में एक हिंदी की या अंग्रेजी की कोई भी एक नॉवेल जरूर उसको पढ़ें, एक उसको पिकअप जरूर करें एक नॉवेल, और लिखने और पढ़ने की आदत को विकसित करें। या कहीं ना कहीं पत्रकारिता की भी सेवा होगी और खुद भी एक अच्छे पत्रकार और एक अच्छे नागरिक के तौर पर उनका उत्थान होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से युवाओं का पढ़ने और लिखने से मोह भंग हो रहा है, पढ़ने और लिखने से तात्पर्य यह है कि वो कागज और कलम पर हाथ कम लगाना चाहते हैं। इस डिजिटल दौर में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी तमाम सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं और वो चाहते हैं कि एक क्लिक पर सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध हो जाएं, सारी सूचनाएं हमें मिल जाएं, और उस सूचना के जाल में वो उलझ से जाते हैं। फिर उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी हो और कहाँ पर जाकर के अंत करना है, इसमें वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस स्थिति से वो कैसे निजात पा सकते हैं? बहुत ही ये समीचीन सवाल है और इसका मैं 2 तरीके से उत्तर मैं देना पसंद करूंगा। WHO ने अभी हालिया में अपनी जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी, उसमें उन्होंने ये बात बताया कि ध्यान विखंडनवाद यानी कि अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, यह एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, जहां पर कि हमारे पास कुछ ही सेकेंडों में बहुत सी इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो जाती है और उन इंफॉर्मेशन, उन सूचनाओं के बीच में अपने आप को घिरा पाते हैं। तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा कहीं ना कहीं अटेंशन जो स्पैन है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, बाधित हो जाता है, और हम जिन महत्वपूर्ण सूचनाओं को याद भी रखना चाहते हैं वो याद नहीं रख पाते। और इसका दूसरा एक डिमेंशन, एक दूसरा आयाम है, वह है हिकिकोमोरी का, कि ये जापानी एक शब्द है, टर्म है हिकिकोमोरी, जिसमें कि माना जाता है कि व्यक्ति समाज से, परिवार से कटकर एकाकी जीवन जीना जरूर उसको प्रेफर करता है। और इस एकाकी जीवन जीने के पीछे कारण या मकसद कोई ध्यान या चेतना का, अंतर्मन का उत्थान नहीं, बल्कि ये होता है कि कहीं ना कहीं जो गैजेट्स हैं, मोबाइल वगैरह हैं, इन पर ज्यादा आप डिपेंडेंट हो गए और आप सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं है। तो जापान से चला यह टर्म अगर भारत तक आ रहा है और वह भी इतनी नकारात्मक दृष्टिकोण से, तो यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है कि एक ध्यान विखंडनवाद और एक हिकिकोमोरियों की बढ़ती हुई संख्या। तो इस पर लगाम लगाने का एक सीधा सा कारण यह है कि हम ये देखें कि अपने आप को केवल डिजिटली, हम अपने आप को कहीं कहीं डिजिटल कंटेंट से अपने आप को परिपूर्ण न करें, बल्कि डिजिटली डिटॉक्स भी अपने आप को करते रहें, जिसको हम लोग आजकल बोल रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स होना बड़ा जरूरी है। तो डिजिटल डिटॉक्स भी करते रहें समय समय पर। इसके लिए और कुछ नहीं बल्कि अपने आप को लगातार रिकॉल करना होगा, अपने आप से बातचीत करनी होगी, क्योंकि कुछ ही सेकंडों में हम सोचते हैं कि 2-3 मिनट, 2-3 रील देखकर उसके बाद चलते रहेंगे और वो कब कई घंटों में बदल जाता है ये पता नहीं लगता। तो ऐसे में बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उभर कर आ रही हैं, जिससे कि व्यक्ति आइसोलेशन में कहीं ना कहीं अलग पृथक रूप से रहना पसंद करता है। तो इन सारी जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, इनसे दूर करने के लिए उसको निश्चित रूप से समाज में जाना चाहिए। और खैर, पत्रकारिता तो बिना समाज के पूरी भी नहीं हो सकती। तो एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हम समाज में ज्यादा घुले मिलें, परिवार में ज्यादा घुले मिलें, बड़े बूढ़ों के पास बैठें, अपने मित्रों को बनाएं और उनको जो बोलते हैं ना कि ऑनलाइन विश करने से अच्छा है कि आप उनसे मिलकर विश करें, उनसे मिलकर बातचीत करें। तो यह कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, सामाजिक रूप से आपको सक्रिय रखेगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका कि मैं शायद आज लगातार मैं उपयोग कर रहा हूं, वो है आपकी सामाजिक सरोकारिता को बढ़ाएगा भी। निश्चित तौर पर हम अपनी डिजिटल प्रेजेंस की जगह फिजिकल प्रेजेंस पर फोकस करें
तो ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। ईशान जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, विशेष करके युवा साथियों को, कि किस तरह से आजादी के पहले से शुरू हुई ये पत्रकारिता आज डिजिटल युग में पहुंच चुकी है और कितने सारे बदलावों से होकर के ये यात्रा अनवरत जारी है। हमें इस समय किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लाइब्रेरी की तरफ जाने की आवश्यकता है, कागज और कलम से दोस्ती करने की आवश्यकता है। आप आए, आपने हमारे साथियों को, हमारे युवाओं को इस विषय पर इतना बेहतरीन जानकारी दी, उनका मार्गदर्शन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।